नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। क्या ये कहावत उत्तर भारत से निकलकर अमेरिका तक पहुंच चुकी है? क्योंकि ईरान और अमेरिका तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप रणनीति तो ऐसे ही तैयार कर रखे हैं, और ये रणनीति दरअसल उनकी दूसरी रणनीति कही जा रही है, यानी कि प्लान बी। क्या ट्रंप अब प्लान बी पर काम कर रहे हैं ईरान को कंट्रोल करने के लिए? क्या अमेरिका अब ईरान से डर गया है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं? क्या ट्रंप खामनेई से मिलने को बेकरार हैं? मार्को रूबियो के हालिया बयान से तो ऐसा ही नजर आ रहा है, लेकिन यह भी सच है कि जो कुछ ईरान में हुआ उसका जिम्मेदार भी अमेरिका ही है। ईरान महीनों से सुलग रहा है, उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद ट्रंप है। बार बार ऐसा कहा जा रहा है। ट्रंप जो खुद को शांति का मसीहा कहते हैं, वो खुद ईरान में अशांति लाने की प्लानिंग रचे रहे। और अब ट्रंप का प्लान बी आखिर क्या है, जो ना सिर्फ रिजीम चेंज बल्कि ईरान को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? करेंगे इस पर चर्चा, बताएंगे आपको इसकी पूरी एबीसी। अमेरिका और ईरान, जहां पर तनाव पूरी तरह से चरम पर है। हाल ही में अमेरिका ने सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड फारस की खाड़ी के लिए रवाना किया। वहीं अब खबर यह है कि अमेरिका ईरान से बात करना चाहता है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कहा है कि ट्रंप बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि इससे पहले मार्च 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को एक पत्र जरूर भेजा था, जिसमें न्यूक्लियर डील पर बातचीत की पेशकश की गई थी। खामनेई ने उस पत्र को और उस पेशकश को ठुकरा दिया था और कहा था कि अमेरिका बुली है, जो बातचीत नहीं बल्कि अपनी शर्तें थोपना चाहता है और कुछ नहीं। बल्कि खामनेई की तरफ से तो इसे पब्लिक ओपिनियन को धोखा देने वाला भी बता दिया था। उन्होंने बार बार कहा कि अमेरिका भरोसे लायक नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। अब फरवरी 2025, जब उसके बाद भी खामनेई ने अमेरिका के साथ बातचीत को खारिज किया और कहा कि ट्रंप की धमकियों से कोई फायदा नहीं होने वाला। अब मार्को रूबियो ने हाल ही में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया और कहा कि अगर खामनेई खुद मुलाकात करना चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं। ना, लेकिन ईरान की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब अभी तक आया नहीं है। इसके उलट ईरान ने यूरेनियम संवर्धन पर अमेरिकी मांगों को ठुकराया और कहा कि ट्रस्ट की कमी है। तब ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये जो यूएस बार बार अभी तक एक तरफ घेराबंदी करता है और दूसरी तरफ यूटर्न या प्लान बी बना रहा है? क्या तनाव के बीच ईरान से क्या अमेरिका डर गया है? खामनेई के सामने डोनाल्ड ट्रंप झुकेंगे क्या? बड़े सवाल तो ये हैं। अब यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो का जो बयान आया, खामनेई से मिलने को डोनाल्ड ट्रंप बेकरार है। क्या ईरान की कूटनीतिक जीत हो गई है? इसे इस रूप में देखा जाए, क्या अमेरिका और ईरान में डील होगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में बार बार अब खड़े हो रहे हैं। अब मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई से मिलने के लिए तैयार है। ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका फारस की खाड़ी में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है और ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर तनाव चरम पर है। लेकिन इस कूटनीतिक प्रस्ताव के पीछे की असली मंशा आखिर क्या है, वो भी बड़ी बात है। क्या ये वास्तविक संवाद की इच्छा है या फिर दबाव बनाने की कोई नई रणनीति? रूबियो के बयान में एक विरोधाभास यहाँ पर जरूर झलकता है। एक तरफ वो ट्रंप को संवाद के लिए तैयार बताते हैं, दूसरी तरफ ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब ये जो कथन है, ये किसी समझौते की बजाय बल्कि अल्टीमेटम और दबाव, या ऐसा लग रहा है कि बंदूक वाली राजनीति की तरह नजर आता है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में तनाव कम नहीं हुआ। मार्को रूबियो यहां पर यह भी कहते हुए नजर आए कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर ईरान को परमाणु मिलता है तो वो ये ना केवल संयुक्त राज्य अमेरिका बल्कि यूरोप पर और विश्व सुरक्षा और पूरे क्षेत्र के लिए खतरा हो जाएगा। अब हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में मुलाकात हुई। व्हाइट हाउस में 3 घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात में क्या हुआ, सबके अलग अलग कयास है, लेकिन मोटे मोटे सार के तौर पर
जैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई रिएक्शन आया या बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से फौरी तौर पर जो बातचीत कही गई, उसमें ये आसार नजर आ रहे हैं कि इस बैठक में रणनीति तैयार की गई ईरान को कंट्रोल करने की, ईरान पर दबाव बनाने की, परमाणु कार्यक्रम को लेकर दबाव बनाया जाए और अगर दबाव नहीं बने तो दूसरा तरीका अपनाया जाए। यानी ये तो साफ है कि एक ओर अमेरिका ईरान को घेरने की तैयारी खाड़ी में कर रहा है और दूसरी ओर कूटनीतिक तौर पर दबाव बनाने की तैयारी। तो क्या अमेरिका सच में ईरान से डील करना चाहता है? ट्रंप खामनेई से मिलने को तैयार है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि विदेश मंत्री यूएस के मार्को रूबियो का बयान आया, ट्रंप तनाव का राजनीतिक समाधान चाहते हैं और ये भी कहा कि खामनेई से मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं, जल्दी इसको लेकर ईरान से चर्चा भी की जाएगी। ट्रंप समस्या का समाधान करना पसंद करते हैं। ये बड़ी बातें, मोटी मोटी बातें मार्को रूबियो की तरफ से कही गई, ये कहा जाए कि चाशनी में लपेट के ये बातें कही गई। लेकिन सूत्र बताते हैं कि जो बातें आपको नजर आ रही हैं मीठी मीठी, दरअसल इसके पीछे है बड़ी गहरी और बड़ी खतरनाक प्लानिंग। खबरों की माने तो यह अमेरिका का दरअसल प्लान भी हो सकता है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अमेरिका हमेशा से धोखा देने का काम करता है, कहा जा रहा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं, चाहे अपना दोस्त हो, दुश्मन तो है ही हमेशा निशाने पर। या ये कहा जाए डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या सो कॉल्ड अपनी व्यापारिक वाली लाइफ में कोई दोस्त नहीं है। ये लाइन अगर अमेरिका ट्रंप को लेकर अगर कही जाए कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं, तो बात बिल्कुल सटीक है। ट्रंप की शुरू से रणनीति रही है कि पहले लालच दो, दबाव बनाओ, फिर टैरिफ की प्लानिंग रचो और उसके बाद में या तो तख्ता पलट कर दो या तो मुंडी कंट्रोल में कर दो। अब हाल ही में ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि वो ईरान के लिए सत्ता परिवर्तन को ही ठीक मानते हैं। तो क्या अमेरिका और ट्रंप अभी इस प्लान पर काम कर रहे हैं, लेकिन युद्ध की जगह कूटनीतिक तरीके से? अपने आप में बड़ी बात। अब अगर बार बार बात ये कही जा रही है कि ट्रंप का ये प्लान बी हो सकता है, तो ये ट्रंप का प्लान बी आखिर है क्या, ये भी जरा समझिए। ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्या खामनेई को गिरफ्तार किया जा सकता है अपने इस प्लान बी के अंजाम के तहत? मुलाकात करना क्या एक कूटनीतिक रणनीति होगी मात्र? खामनेई को बंकर से निकालने की ये यूएस की बड़ी साजिश है क्या? और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मादुरो जैसा हाल हो सकता है, तो क्या मादुरो की तरह खामनेई को भी अब अरेस्ट किया जा सकता है? साफ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई बंकर में छिपे हैं, ऐसी तमाम खबरें सामने आई। अमेरिका और इजराइल के हाथ खामनेई नहीं लगने वाले। मोसाद और अमेरिकी एजेंसीज खामनेई को अभी तक खोज ही नहीं पाई हैं। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान की घेराबंदी कर रखी है, बावजूद इसके ईरान पर अमेरिका हमला नहीं कर पा रहा। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने जो रणनीति तैयार की वो उसके तहत अमेरिका अब एक तरह से फंस चुका है। तो क्या रणनीति के तहत खामनेई को बाहर निकालकर एक तरह से गिरफ्तारी को अंजाम दिया जाएगा? फिलहाल प्लान बी को लेकर भी चर्चा काफी ज्यादा है। तो क्या मार्को रूबियो एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसे बयान दे रहे हैं? अमेरिका ईरान के साथ वार्ता करना चाहता है, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन इस वार्ता के पीछे, इस ऑफर के पीछे कुछ बहुत बड़ा रचा जा रहा है। ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अभी ये कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ कई बातों में विरोधाभास है, तो कई चीजों पे सिचुएशन को लेकर सिर्फ स्पेक्यूलेशन से और कुछ नहीं। करेंगे चर्चा, हर प्लान को और हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्टेड है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान चर्चा में शामिल हो रहे हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल जेएस सोढी और रिपब्लिकन पार्टी के नेता पूर्णिमा नाथ मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं यूएस से। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह के हालात यहाँ पर नजर आ रखे हैं, कर्नल जेएस सोढी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रही हूँ। मुझे इस बात को जरा बताइए, एक तरफ अभी ये कहा जा रहा है कि घेराबंदी की जा रही है, दूसरी तरफ मार्को रूबियो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खामनेई से मुलाकात करना चाहते हैं, करने को तैयार हैं अगर ऐसा हो। हालांकि अब ये बात अलग है कि खामनेई खुद मुलाकात करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ये बात तो बहुत दूर की नजर आती है, लेकिन ये बदला हुआ रवैया आखिर क्या नजर आ रहा है सर?
जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 3 जनवरी इस साल जब डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला में भारी सफलता मिली, उसके 5 दिन बाद 8 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को आदेश दिए कि ईरान पे हमला किया जाए। और सेना ने वापस कहा कि 13 जनवरी रात को हम हमला करेंगे। 13 जनवरी सुबह जब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी, तो दो बड़ी घटनाएं हुई उस वक्त। पहला, अमेरिका की जितनी खुफिया एजेंसी थी सबके मुखिया ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि अमेरिका के लिए ईरान पे सैनिक वार करना अमेरिका के लिए बहुत घातक होगा। जीत मिल जाएगी लेकिन कई अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। और दूसरा, खाड़ी देशों के कई राजाओं और नेताओं ने अमेरिका को संदेश भेजा कि अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो वो अपनी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, वो इस क्षेत्रीय जंग में नहीं हिस्सा लेना चाहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कोई चारा नहीं था बनस्पत ये कहने के कि 13 रात को जो हमला होना था उसे स्थगित किया जाए, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी आदेश दिया कि ईरान के आसपास काफी घेराबंदी की जाए। और उसके बाद लगातार एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत ईरान को हर तरफ से घेरने लग गए। लेकिन ईरान के पास सैनिक शक्ति है। हाँ, मैं मानता हूं ईरान के पास उतनी आधुनिक सैनिक शक्ति नहीं है जितनी अमेरिका के पास है, लेकिन उसके पास इतनी घातक सैनिक शक्ति है कि पिछले साल के 12 दिन के इजराइल के युद्ध के में ईरान ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव को 1/3 बर्बाद कर दिया था। अब जो बयान आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खामनेई से मिलना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, ये साफ दिखाता है कि अमेरिका में बिल्कुल हिम्मत नहीं है ईरान पे सैनिक हमला करने की। अब एक फेस सेवर के तौर पे एक डील की जाएगी ताकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जनता को बताएं कि वो किस तरह सफल हो गए, क्योंकि कुछ महीने बाद अमेरिका में मिड टर्म पोल्स हैं और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अमेरिका में सबसे कम है, सिर्फ 42% है। नहीं सर, देखिए अमेरिका पर भी बड़ा दबाव है और बार बार जिस तरह से वेनेजुएला के अटैक की बात की जाती रही है, तमाम परिस्थितियों की बात की जाती रही है, इसीलिए बार बार कयास तो यही लगाए जाने लगे हैं खामनेई की तरफ से। तो जब पहले भी पत्र खासतौर से अमेरिका की तरफ से लिखा गया था, उसको भी खारिज करते हुए खामनेई ने कहा कि भाई ट्रस्ट इश्यूज हैं, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी है और कुछ नहीं। लेकिन यूके देवनाथ जी, ये बात समझ में नहीं आ रही, अमेरिका का ये प्लान बी आखिर क्या दर्शाता है? ये प्लान बी ही है या फिर ये जो मीठी मीठी चाशनी में लपेट के जो बातें मार्को रूबियो या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही हैं, ये दरअसल गले से नहीं उतर पाती? नैना जी, हो ये रहा है कि अमेरिका जो है मौके का फायदा उठाना चाहता है। अमेरिका को लग रहा है कि शायद ईरान डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली थोड़ा बैकफुट पर है। अब तक तो अमेरिका मोटा मोटी 3 शर्तें दे रहा था कि न्यूक्लियर हथियार मत बनाओ, लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट मिसाइल मत बनाओ और हुती हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना बंद करो। आज अमेरिका ने एक चौथी और पांचवी डिमांड भी डाल दी है। इसमें चौथी डिमांड अमेरिका ने ये डाल दी है कि ईरान जो है वो चीन को कच्चा तेल का निर्यात करना बंद करे। यानी अमेरिका इस वक्त ईरान के ऊपर जब कहता है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वो कह रहा है कि ईरान को कच्चा तेल ना एक्सपोर्ट करे। ये कैसे हो सकता है? दूसरी बात यह है कि चीन तो अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा कच्चा तेल ईरान से ही लाता है, क्योंकि ईरान से जो कच्चा तेल चीन को मिलता है वो दुनिया के जो कीमत है पर बैरल उससे बहुत सस्ते में मिलती है। और एक 5वीं छुपी हुई डील भी अमेरिका ने ईरान की तरफ फेंक दी है कि ग्वादर पोर्ट जो है, चबाहार पोर्ट पर ईरान भारत के साथ कोई संपर्क ना रखे। ये याद दिला दूं कि भारत ने चबाहार पोर्ट में $750 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और हमारी बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान थी कि चबहार से हम उत्तर में अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और फाइनली यूरोप से होते हुए रशिया तक हाईवे बनाएंगे 5-10 साल में। लेकिन अब अमेरिका ने ईरान के ऊपर यह भी छुप के दबाव डाला है कि चबहार पोर्ट से ईरान की सरकार भारत को बाहर निकाले। तो देखिए ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर लगातार दबाव इस उम्मीद में बढ़ा रहा है कि फाइनली ईरान की जो इकोनॉमी है वो चरमरा जाएगी। भारत चबहार पोर्ट में नहीं जाएगा,
चीन को कच्चा तेल ईरान एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये नेट सम जीरो ये है कि ईरान की इकोनॉमी और चरमरा जाएगी। एक सेंटेंस बोलना चाहता हूं, और ईरान ने कह दिया है कि न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाऊंगा। ईरान तो कह रहा है कि हमारे पास जो 400 किलो यूरेनियम है संवर्धित, हम उसको डाइल्यूट कर देंगे, लेकिन पहले अमेरिका सैंक्शंस तो एक के बाद एक उठाना शुरू करे। दूसरी बात है, ईरान ने कह दिया है कि जब पिछले बार 12 दिन का हमला किया था इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर पिछले साल जून में, तो ईरान के पास क्या ऑप्शन बचा था? ईरान की इज्जत थोड़ी बहुत तभी बची जब ईरान ने अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला किया। तो ईरान कभी भी अपने लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट मिसाइल्स को नहीं छोड़ेगा। जी, इसमें कोई शक नहीं सर। देखिए, क्योंकि पहली ही बात ये स्पष्ट की जाती रही है और इस बीच अभी ये भी जानकारी आई है कि अब खासतौर से जिस तरह से हालात हैं उसमें ईरान के उप विदेश मंत्री हैं मजीद तख्त रवांची, उन्होंने रिसेंटली जो अभी एक बयान दिया, एक इंटरव्यू में उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ठीक है, हम भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी शर्त है कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर बात करेगा तो हम भी तैयार हैं। अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए कई मुद्दों पर हम समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन मिसाइल की बात पर बिल्कुल बातचीत नहीं होगी। ये क्लियर कट चौधरी, एक तरह से तपीश चौधरी जी कहा जा चुका है। और लेकिन एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, उनका कहना है कि जब हम पर इजराइल और अमेरिका हमले करते हैं तो यही तो हमारी मिसाइलें हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, और हम अपनी रक्षात्मक क्षमता से खुद को दूर या वंचित कैसे कर सकते हैं। और यही अमेरिका एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये दबाव वाली सियासत किस तरह की नजर आ रही है आपको? मुलाकात की बात, दूसरी तरफ अपने जंगी बेड़े और लगातार बढ़ाए जा रहा है अमेरिका। गुड इवनिंग नैना जी एंड गुड इवनिंग ऑल को पैनलिस्ट। देखिए, अमेरिका जो भी एक्शन लेता है शुरू से ही, लेकिन खासकर ट्रम्प साहब के कार्यकाल में, उसमें उसके बिजनेस इंटरेस्ट सबसे ऊपर होते हैं, और जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो बिजनेस इंटरेस्ट के ऊपर है। और सबसे, अगर जो भी अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो भी एक्शन होता है, उसमें अमेरिका के पास सबसे बड़ी पावर क्या है? उसकी डिफेंस पावर। तो पहले वो अपना पोस्चरिंग दिखाता है, फिर वो डील की बातें करता है, और फिर आगे देखता है कि क्या एक्शंस होंगे और कैसे वर्ल्ड इसको किस करवट बैठेगा। देखिए, अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट के दो रीजन हैं। पहली चीज तो ये है कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इस समय ठीक नहीं है, डॉलर की कंडीशन ठीक नहीं है, और अमेरिका कभी भी रिसेशन में जा सकता है। दूसरा, अमेरिका का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो रशिया नहीं है, या इंडिया नहीं है, या कोई और कंट्री नहीं है, यूरोपियन यूनियन नहीं है। रशिया का सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है, जिसको अमेरिका को सबसे ज्यादा थ्रेट है, वो है चाइना। तो एक बंदूक से दो निशाने लगाने वाली बात है कि एक तरफ ईरान को थ्रेटन किया जाए और उससे चाइना का जो भी एनर्जी सप्लाईज हैं उनको कर्व किया जाए, चाहे वो ग्रीनलैंड की बात हो। देखिए, ग्रीनलैंड में भी पोस्चरिंग बनाई, लेकिन अभी ग्रीनलैंड का इशू शांत हो गया है। वेनेजुएला सा भी चाइना को नुकसान हुआ, और ईरान का बहुत मेजर एक्सपोर्ट है चाइना के लिए, तो अब उसको भी कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो ये तो अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट हैं। जहां तक बात अमेरिका की ये है कि वो खामनेई से बात करने को तैयार हैं, ये सब तो धोखेबाजी है। अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं किया सकता, और ईरान बिल्कुल ठीक कर रहा है जो इसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, और वो अपने कदम ठीक से उठा रहा है। और उसने वेनेजुएला का लेसन देख भी लिया होगा, इसलिए खामनेई साहब का पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ओब्वियसली हर कंट्री अपने अपने लेसन लेता है। जहां तक न्यूक्लियर इनरिचमेंट की बात है, वो ईरान का कहना बिल्कुल सही है कि आप मेरे ऊपर से सैंक्शन हटाइए, मैं यूरेनियम का इनरिचमेंट त्यागने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप किसी को ये बोले कि आप बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं बना सकते, तो भाई फिर कल को इजराइल भी उसे मारेगा। इराक ईरान वॉर में भी आपने इराक का इनिशियली सपोर्ट किया काफी हद तक। तो हर कंट्री को अपनी सुरक्षा का तो पूरा अधिकार है, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल तो उसको बनाने से कोई रोक नहीं सकता, और मुझे नहीं लगता कि ईरान उस पर कंप्रोमाइज करने वाला है। तो ये जो पोस्चरिंग है, देखिए, अगर वो डील की बात कर रहे हैं तो डील में क्या होता है? डील का वर्ड का नाम ही डील है कि थोड़ा तुम झुकोगे, थोड़ा मैं झुकूंगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मेरी सारी शर्तें आप मानोगे और मैं अदरवाइज तुम पे अटैक कर दूंगा, तो ये नहीं होगा। देखिए, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तो एज ए डिफेंस पर्सन ऑल्सो मुझे भी लगा था कि 7 दिन में ये वॉर खत्म हो जाएगा। सबको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर की क्या हालत है। आज के वॉर इतनी जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बहुत सारा डिफेंस अवेलेबल है, काफी फोर्सेस अवेलेबल है। ईरान के पास ज्यादा भी नहीं, उसकी एयरफोर्स उतनी कैपेबल नहीं है, लेकिन उसकी मिसाइल इन्वेंट्री इतनी कैपेबल तो है
कि वो अमेरिका को ठीक ठाक लेकिन नुकसान दरअसल पहुंचा मुझे लग रहा सकती है है। तपेश जी, ये बात जो आपने रूस और यूक्रेन का जो जिक्र किया, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि शायद अमेरिका की भी यही रणनीति है कि वो इतना ज़्यादा थका देना चाहते हैं ईरान पर दबाव बना बनाकर, वो हमला नहीं करना चाहते, हमले का माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये बखूबी जानते हैं कि अगर युद्ध में खुद अमेरिका उतरता है या हमले में किसी भी तरह से ऑपरेशन को अंजाम देता है, तो चाहे बात फाइनेंशियल लॉस हो या टाइम लॉस या एक इमेज लॉस, हर तरह से बड़ा डेंट खुद अमेरिका को भी लगेगा और वो शायद टाइम बाय करना चाहते हैं। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, क्या ये टाइम बाय करने की ही स्ट्रैटेजी है या फिर रिजीम चेंज करने के लिए जो बार बार दबाव बनाने का एक तरीका होता है हमेशा से अमेरिका का? अब मार्को रूबियो जो मीठी बातें कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मिलना चाहते हैं आयतुल्लाह अली खामनेई से, तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये मुलाकात नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जो हाल माद्रो का किया वही आयतुल्लाह अली खामनेई को लेकर भी ऐसी ही साजिश रचे वो। अब होगा या नहीं होगा ये बात की बात है। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद, महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आपको याद है प्रेसिडेंट ट्रंप ने शायद पीएम मोदी को यहाँ पे बुलाया था कि उनका कुछ एजेंडा था पाकिस्तानी पीएम से मिलाना और समहाउ उनको फोर्स करना बोलने के लिए युद्ध रुकवाया एंड एक्सेट्रा। वो हुआ नहीं, उसके बाद थिंग्स वेंट साउथ एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे यही होने वाला है। खमेनी से मिलने का क्या मतलब है? ऑब्वियसली उनको किडनैप करेंगे या तो मार देंगे जहाँ पे मिलेंगे। तो दैट्स देयर इज नो डाउट अबाउट इट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर प्लानिंग। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस सिचुएशन में हुआ क्या है कि एक एक नहीं दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा गया है। अभी 2 दिन पहले एक भेजा गया, अभी इट्स ऑन द वे। सो द व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट इट, क्यों भेजा गया है, बोल रहे कि डील नहीं होने से हमारा प्लान रेडी है। तो इसका क्या मतलब है? अभी ये सिचुएशन तो होता ही नहीं है। अगर खमेनी बाउ डाउन कर लेता और बोल देता ठीक है आप मेरा बाप हो, आप जो भी चाहो करो, हमारा ऑयल आप कंट्रोल करो, हमारा सप्लाई चेन आप कंट्रोल करो, आप अपना लिटरली आप वैसल स्टेट बन जाते, तो ईरान का सिचुएशन ऐसे थोड़ी होता। देखो, अमेरिका का हमेशा ये सिचुएशन ये पॉलिसी रहा है कि लिटरली चोक every enemy to the point that they scream they have to scream for food। ये सिचुएशन को बनाना है, ये हालत क्रिएट करना है, तो वो स्टेट बिकम्स वेसल स्टेट ऑफ अमेरिका और वो लिटरली वहाँ से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करे, डाइवर्ट करे, उससे पैसा बनाए, प्रॉफिट करे, फिर उस एरिया को कंट्रोल करे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड ओवर द लास्ट सेंचुरी प्लस। लेकिन पूर्णिमा जी, आखिर ये एक तरफ कहा जा रहा है कि टाइम बाय की बात है। अभी मंगलवार को मुलाकात करने का जो ये कहा जाए कि दौर फिर से शुरू होगा, बातचीत का दौर फिर से शुरू होगा। उस मुलाकात के पहले ऐसा लग रहा है कि ये तो दबाव वाली बात है ना, एक तरफ हथियार आप दिखा रहे हो, दूसरी तरफ मुलाकात की बात करोगे तो कैसे किसी को भरोसा होगा? मैं तो बहुत टाइम से कह रही हूँ कि इसको डिप्लोमेसी आप नहीं कह सकते हो। इसको अगर आपने डेफिनेशन ऑफ डिप्लोमेसी कह दिया तो फिर सारे जो डिप्लोमेटिक apparatus है ना, उनको आप ध्वंस कर दो, कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज दिस इज ए गन ऑन द हेड एंड देन आप बोलो कि आप यहाँ पे साइन करो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो दिस इज दादागिरी है, माफियागिरी है, एंड अमेरिका इज एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स। नहीं, डॉलर डोमिनेंस है उनका, उनका लिटरली मिलिट्री ओवर मैच है। आप इकोनॉमी के साथ आपके तुलना नहीं कर सकते हो। आप अमेरिका जाके लिटरली सबको जाके डरा सकता है, धमका सकता है, और चाबहार पोर्ट में भी इंडिया को डराया है। वो आपकी कंपनी में भी सैंक्शंस लगाया हुआ है, पिछले बार बम लगाया था। अभी यहाँ पे क्या बातचीत करोगे? बातचीत के समय आपके कंट्री में बम गिराया जाएगा। अब वेनेजुएला का मुदोरू को उठाया, फिर भी वहाँ पे ड्रग बोट में आपको 2 दिन पहले आपने न्यूज में देख लो, वहाँ पे फिर से
ड्रोन स्ट्राइक हो रही है, लोगों को मार रहे हो। आप 140 लोगों को मार के आप लिटरली 30-40 स्ट्राइक्स में आपने अब नार्को टेररिस्ट को अभी तक उठा नहीं पाए हो। इसमें कितने कोई ऑफिस शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि कहा जाए कि पीसमैन बनने की कोशिश करते करते पीस तो बहुत दूर दूर की बात है, ऐसा लगता है तनाव मैन अलग से बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो एक बड़ी बात मार्को रूबियो की तरफ से ये सिचुएशन दी गई कि मुलाकात करने के लिए तैयार हैं, मान लेते हैं कि अगर ये वाकई में डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी इच्छा है भी, तो सोडी जी क्या ये आपको प्रैक्टिकल नोट पे नजर आ रहा है? क्या खामेनेई और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ एक टेबल पर आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? क्योंकि मेरी तो इमेजिनेशन में भी ये प्लान सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये तो। नैना जी, अमेरिका में जब भी कोई राष्ट्रपति जीत के आता है तो अमेरिका के सत्ता के गलियारों में एक बात कही जाती है कि जो भी अमेरिकी राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर मुद्दे को सुलझा देगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसे नोबेल पीस प्राइज जरूर मिलेगा। हर अमेरिकी राष्ट्रपति शुरू में कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वो रियलाइज करता है कि मिडिल ईस्ट में शांति लाना ज्यादा आसान है बनस्पत भारत और पाकिस्तान के बीच में, और फिर वो पूरा अपनी जो एनर्जी होती है वो मिडिल ईस्ट में डालते हैं शांति की प्रक्रिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने हर चीज का इस्तेमाल कर लिया अब तक मिडिल ईस्ट में अपने 1 साल के दूसरे कार्यकाल में। युद्ध को रुकवाया, गाजा पोर्ट पीस प्लान बनाया, लेकिन मिडिल ईस्ट में अब भी शांति नहीं आ रही है। मिडिल ईस्ट में शांति का अब एक ही तरीका है, ईरान के साथ बातचीत, ताकि अगर डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में 2 स्टेट सोल्यूशन लाने में कामयाब होते हैं, जो उनकी अब बहुत बड़ी इच्छा है नोबेल पीस प्राइज की, वो जरूर उनको मिल जाएगी। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये बातचीत का सिलसिला जिसका मार्को रूबियो ने ऐलान किया है, ये डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक लास्ट गोल्डन चांस है मिडिल ईस्ट में शांति लाने का, क्योंकि ईरान तो बिल्कुल झुकेगा नहीं अमेरिका के सामने। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि अगर तुम हमें धमकाओगे हम तुम्हारे साथ बातचीत नहीं करेंगे। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को रद्द नहीं करेंगे। ईरान का जो 408 केजी एनरिच्ड यूरेनियम है वो तो ऑलरेडी बिल्कुल सुरक्षित है। वो तो पिछले साल भी मिडनाइट हैमर में तो अमेरिका उसे बर्बाद नहीं कर पाया था। तो आज ईरान की जो सिचुएशन है वो ज्यादा भारी है ईरान के लिए। ईरान ज्यादा मजबूत विकेट पे खड़ा है बनस्पत अमेरिका के। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है बनस्पत इसके कि वो ईरान से बातचीत करे। किस तरह बातचीत होती है, कितनी सफल होती है, लेकिन एक बात साफ है कि अब डोनाल्ड ट्रंप में वो जो एक अकड़ सी थी कि ईरान एक छुटपुट देश है, उसमें मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो अब पूरी तरह से उनको पिक्चर क्लियर हो गई है। ईरान उनके लिए बहुत मुश्किल है, और अगर उन्होंने इस सिचुएशन में से निकलना है तो अब बातचीत के जरिए ही वो निकल सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं। देखिए कि आप ये भी बखूबी बात कह रहे हैं कि अब ये बदले से जो हालात और जज्बात सब डोनाल्ड ट्रंप के बदले हुए हैं, दरअसल वो खुद भी अब दबाव में हैं। तो यूके देवनाथ जी, जो टाइम बाय करने की बातचीत थी, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का ये कहीं ना कहीं ये खुद ही के लिए ये कहा जाए कि उनके लिए खुद ही के लिए तो स्टेप नहीं है कि वो खुद टाइम बाय करना चाहते हैं, क्योंकि वो युद्ध करना नहीं चाहते, आर्थिक स्थिति की बात हो या फिर एक इमेज डेंट करने की बात हो, वही जो बात पहले मैंने कही। और दूसरी तरफ वो भी बखूबी जानते हैं कि इसके पहले भी जितनी बार पत्र लिखा तब भी खामनेई ने जवाब नहीं दिया और सीधे सीधे बहुत बेदर्दी से ये कहा जाए कि इनकार कर दिया। तो खामनेई तो तैयार नहीं होंगे। तो फिर आखिर क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये खुद ही की रणनीति है या फिर आपको इसके पीछे कुछ और बात नजर आ रही है? नैना जी, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। सबसे बड़ी बात है, ईरान ने वास्तव स्थिति बताई जब ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका बातचीत कर रहा है, लेकिन साथ में ही उसने अपनी जो गन है हमारे कनपट्टी पे रखी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि ये तरीका बहुत सही है। दूसरी चीज ये है कि क्या खामनेई बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से? सवाल ही नहीं उठता। वो तो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। अगर हम डिप्लोमेटिक जार्गन में देखें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? पेजेश्कियन। तो ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा हुआ तो बातचीत पेजेश्कियन के साथ होगी। लेकिन
ईरान की जो मनोभावना है, अंतर्दशा है, उसको अगर मैं ठीक से पढ़ रहा हूं तो ईरान जो है अपने राष्ट्रपति पेजेश्किन को भी आगे नहीं करेगा। ईरान ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर अपने विदेश मंत्री के लेवल पर ही बातचीत करेगा और जो समझौता है उसमें साइन करेगा। सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया है कि चाहे वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां खड़े कर दें, दोनों में 100 200 जहाज हैं, ये 200 जहाज 800 बॉम्ब भी गिराएंगे ईरान के ऊपर तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, ईरान के 2-4 रनवे पे गड्ढे हो जाएंगे, ईरान के एक आध न्यूक्लियर संयंत्र में थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन क्या वहां सत्ता पलट होगी? डेफिनेटली कोई शक नहीं है, नहीं होगी। अच्छा। तो डोनाल्ड ट्रंप अब चिंतित हैं क्योंकि फरवरी का महीना हो गया है और अक्टूबर में वहां मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और रिपब्लिकन पार्टी को समझाना पड़ेगा नहीं अपने सर, लेकिन सपोर्ट बेस को। इस बीच सर एक और नाम बड़ा चर्चा में आया, वो था रेजा पहलवी का। वो एक्साइड लीडर बेसिकली रहे, विपक्ष के नेता के तौर पर बार बार यूएस की तरफ से रिजीम चेंज की बात होती रही और इसी बीच उनके ये कहा जाए कि रेजा पहलवी रिजीम चेंज की खुद भी मांग करते रहे हैं। बीच में उनकी भी एंट्री होती है और वो कहते हैं कि नहीं भाई, जिस तरह से ईरान में हालात हैं, सत्ता परिवर्तन या फिर यहाँ पर हालात को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को बीच में आना चाहिए। तो ये ऐसा लगता है कि रेजा पहलवी क्या मोहरा बन सकते हैं अमेरिका का और अमेरिका उनके माध्यम से कुछ बड़ा गेम कर सकता है। वो अगर प्लान ए तैयार है घेराबंदी का, प्लान बी मुलाकात की बात की है, तो प्लान सी की भी कहीं ना कहीं तैयारी तो होगी ही। नैना जी, अमेरिका दुनिया में जहां भी सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश करता है 2-3 प्लान करता है। अब शाह ऑफ ईरान थे, 1979 में अपदस्थ कर दिए गए, वो अपने सपोर्टर्स के लिए यूरोप अमेरिका भाग गए। सबसे बड़ी बात नेक्स्ट है, अब रेजा पहलवी प्रिंस हैं, उन्हीं के बेटे हैं, इनको तो जैसे कहते हैं ना, पैराशूट ड्रॉप करवाएगा अमेरिका वहां पर। अच्छा। अगर ईरान की सत्ता पलट जाती है और पेजेश्कियन और खामेनी जो हैं वो रूस भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमने इसका एक मॉडल हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में देखा, जहां उपद्रव के बाद मोहम्मद यूनुस को पैराशूट से गिराया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक वाक्य में ही बताऊंगा कि अगर आज की तारीख में ईरान में गन्ने कद्दू उग रहे होते, बैंगन की खेती हो रही होती और जमीन के नीचे कच्चा तेल और गैस नहीं होता, तो अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं था ईरान में। अमेरिका का एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे भी साम दाम दंड भेद करके ईरान के जो कच्चे तेल के भंडार हैं उनको अपने हाथ में ले ले। वेनेजुएला में उसने बहुत सक्सेसफुली कर लिया, वाइस प्रेसिडेंट को खरीद लिया, डिफेंस मिनिस्टर को खरीद लिया, मिलिट्री के टॉप जनरल्स को खरीद लिया। वेनेजुएला का कच्चा तेल कहां जाएगा, किस कीमत पर बेचा जाएगा, किसको देंगे नहीं देंगे, ये अमेरिका डिसाइड कर रहा है। ऐसा ही मॉडल डोनाल्ड ट्रंप ईरान में करना चाहते हैं। सबसे पहले उनका डिसीजन क्या आएगा मैं बताता हूं कि कोई कच्चा तेल चीन की तरफ नहीं जाएगा ईरान से। वैसे मैं याद दिला दूं, 2018 तक भारत भी ईरान से कच्चा तेल बड़ी में आयात करता था और 2018 में काटसा लगाने के भय दिखाकर अमेरिका ने ईरान को बाध्य किया कि वह कच्चा तेल इंडिया को ना दे। इंडिया ने भी कच्चा तेल ईरान से लेना बंद कर दिया। अमेरिका का एक ही लक्ष्य है, वो एकमात्र लक्ष्य है ईरान का कच्चा तेल और गैस के कुएं। जी हाँ, यही बात है कि सर मुझे लगता है सिर्फ ईरान ही नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ पर जो भी समृद्धता हो, ईरान उसको ऐसा लगता है कि वो ईरान उसका माए बाप ये अमेरिका उसका माए बाप बनना चाहता है और ये ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ की रजिस्ट्री खुद कराना चाहते हैं। लेकिन तपीश चौधरी जी, इस बीच एक और बड़ी तस्वीर जो नज़र आई, वो जो पहले से ही बड़ा तनाव है, इस बीच तस्वीर नजर आती है यूएस की तरफ से सीरिया में। हमने देखा कि आज ही खबर आई कि कैसे ताबड़तोड़ आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले किए गए, ऑपरेशन हॉकाई को अंजाम दिया गया। ये टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है। एक तरफ वेनेजुएला वाला ऑपरेशन, दूसरी तरफ ईरान की घेराबंदी, दबाव तो है ही, और तीसरी तरफ अब सीरिया पर जो ठीक है वो आईएसआईएस के ठिकाने थे। लेकिन ये ऑपरेशन दर्शाते हुए ये कहा जाए ईरान पर भी क्या इससे ये प्रेशर बनाने का तरीका है, क्या इन पूरी परिस्थितियों पर इसका भी कोई प्रभाव पड़ेगा? नैना जी, जब भी कोई कंट्री अपने उद्देश्य के लिए कोई भी चीज करता है, वो दो चीजों पर निर्भर होती है। वन इज द पॉलिटिकल एम ऑफ द कंट्री, दूसरा उस पॉलिटिकल एम को अचीव करने के लिए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है।
तो देखिए, मैं ग्रीनलैंड से ही बात शुरू करता हूँ। वेनेजुला के तुरंत बाद ग्रीनलैंड के ऊपर कितना प्रेशर था, आप सबने देखा, हम सबने सुना, और वो ग्रीनलैंड की बात अब पीछे हो गई। तो बेसिकली जो मैंने शुरू पे मैं कहा था कि बिजनेसमैन यही देखता है कि जहां मेरा एक जगह बिजनेस ठीक नहीं हो रहा है, तो वो दूसरी तरफ रुख करते हैं, और जो पहले वाला बिजनेस है उसको बाद में ठीक करेंगे। मैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ से बहुत सहमत हूँ, और मैंने ये बात पहले भी कही थी कि ईरान के साथ में जो भी हो रहा है, वो एक बंदूक से दो गोली, एक चाइना का कंट्रोल, यानी कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी, और चाइना को स्क्वीज करना, और ईरान के ऑयल भंडार को कंट्रोल करना। अब आप मुझे एक चीज बताइए, वर्ल्ड में आज की डेट में रशिया के अलावा और ईरान के अलावा कोई ऐसी जगह है जहां अमेरिका उन ऑयल भंडार को, या जो भी उसके गैस भंडार है, उनको कंट्रोल नहीं करता है? चाहे अगर सऊदी अरबिया, यूएई, इन सब की बात भी करें तो वो बहुत फ्रेंडली नेशन है अमेरिका के साथ में, तो बेसिकली वो इनडायरेक्टली उनको कंट्रोल ही करता है। तो ईरान एक लास्ट है। क्या ईरान अमेरिका का दुश्मन है, या वो अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, ईरान से अमेरिका की दूरी बहुत ज्यादा है। ईरान को वो सब बैलिस्टिक मिसाइल्स नॉर्थ कोरिया की तरह बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो एक्चुअली ईरान अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं है, और ईरान का इजराइल को भी जो भी सपोर्ट है वो अपने पर्सनल उद्देश्य के लिए है। उसने एक अपना पपेट बता रखा है जिससे वो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहता है। तो जब अमेरिका को थ्रेट ही नहीं है ईरान से, तो वो ईरान में इंटरेस्टेड क्यों है? ईरान में इंटरेस्टेड सिर्फ उसी चीज के लिए है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि चलो अब डायरेक्टली, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने सत्ता चेंज की कोशिश नहीं की। रजा पहलवी के कहने से, रजा पहलवी के जैसे बयान आए, और जिस तरह से यूएस की तरफ से बयान आए कि उनके गवर्नमेंट ठिकानों को, न्यूज सेंटर्स को, असेंबली को, उनको कंट्रोल किया जाए, जब पब्लिक, लेकिन ईरान अपने पैरों पे खड़ा, रिपब्लिकन गार्ड्स ने जिस तरह से सिक्योरिटी हाथ में ली और उस चीज को आगे नहीं बढ़ना दिया, उसने इंटरनेट बंद कर दिया, मीडिया में न्यूज आनी बंद हो गई, तो उसने कंट्रोल कर लिया। तो अब अमेरिका को लगा दूसरा रास्ता अपनाया जाए। दूसरे रास्ते में मिलिट्री पोस्चरिंग है। मिलिट्री एम क्या है? मिलिट्री एम जो भी हो, ईरान जो है हल्का नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आपके शो में पहले भी बात कर चुके हैं कि ईरान के लोग बड़ा राष्ट्र भाव रखते हैं, देशभक्त लोग हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। तो ईरान जब परमाणु डील पर मान जाएगा ईरान, क्योंकि बार बार बात तो यही आ रही है, क्योंकि एक झुकाव या एक सॉफ्ट टच तो ईरान की तरफ से पेश किया गया कि ठीक है, हम परमाणु डील पर हम बात कर सकते हैं, मिसाइल प्रोग्राम की भले बात नहीं हो, लेकिन ये भी कहा कि हम यूरेनियम संवर्धन को 0% करने को भी रेडी हैं। बिल्कुल, ईरान बिल्कुल मान जाएगा, ईरान डेफिनेटली मानेगा, क्योंकि देखिए, कोई भी कंट्री, सबको पता है कि अमेरिका से लड़ना आसान नहीं है। हर कंट्री अपने और अपनी जनता के बारे में सोचता है, ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, और किसी भी वॉर में किसी को कुछ नहीं मिलता आज की डेट में टोटल डिस्ट्रक्शन के अलावा। तो ईरान डेफिनेटली यूरेनियम के बारे में तो मान सकता है, लेकिन अपने मिसाइल प्रोग्राम के बारे में नहीं मानेगा। और मैं भी ये मानता हूं कि ईरान को पूरा अधिकार है अपने डिफेंस के लिए लिमिटेड डिफेंस कैपेबिलिटी रखना, क्योंकि चाहे वो ईरान इजराइल की एग्जिस्टेंस को इजराइल की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, इजराइल को अपना दुश्मन मानता है, जो भी रीजन हो, लेकिन अगर हम एज ए इंडिपेंडेंट नेशन देखें तो ईरान को ये पूरा अधिकार है कि वो अपना डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाए। लेकिन जहां तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात है, मैं भी इस बात के फेवर में नहीं हूं। नो मोर न्यूक्लियर स्टेट इन द वर्ल्ड। जिस तरह की सिचुएशन आज की डेट में चल रही है, ईरान को न्यूक्लियर उस लेवल तक इनरिच नहीं करना चाहिए। और जब ईरान उस बात को मानने के लिए, उसने बहुत सारे इंडिकेशंस दिए हैं, उसने बस यही तो बोला है कि इजराइल और अमेरिका के जो सर्वेयर्स हैं, बस वो नहीं होंगे, क्योंकि उसे ये शक है कि ये लोग जासूसी करेंगे और बाद में हम ठिकानों पे टारगेट कर सकते हैं। वो पूरे वर्ल्ड के सामने इन दोनों देशों के अलावा अपने रिसोर्सेज दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन ये बात तो ऐसा, और ये भी बात समझ में नहीं आती कि अमेरिका अब पता नहीं पिछले कुछ वक्त से पहले सख्ती दिखाता है, फिर उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरा ये वाला चाबुक, मेरा ये वाला हंटर काम नहीं कर रहा है, तो फिर खुद ही बैक स्टेप या थोड़ा सॉफ्ट होता है, दूसरी रणनीतियां तैयार करता है। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, जैसे अब एक भारत का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले बहुत टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की बात हुई, उसके बाद में फिर ये हुआ कि भाई ठीक है, हम टैरिफ को कम कर देंगे, और ये बात में बीच में तस्वीर आई कि भारत रूस से कोई भी ऑयल बिल्कुल भी नहीं लेगा, और इसी वजह से हम टैरिफ हटा रहे हैं। अब आज भारत के विदेश मंत्री की तरफ से ये क्लियर कट कहा गया कि भारत
किससे तेल लेगा किससे तेल नहीं लेगा ये तो हम तय करेंगे। और मार्को रूबियो कहते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ये हर एक देश का अपने इंडिविजुअल एक तरह से स्टैंड है, कुछ ये क्वांटिटी तय की जा सकती है लेकिन दबाव नहीं बनाया जा सकता। ये आखिर चौधरी बनने की आखिर ये कहां से फितूर अभी चढ़ा हुआ है पिछले कुछ वक्त से अमेरिका को। हंटर चलाओ, चाबुक चलाओ और ऐसा लगता है कि बस मैं कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन जब लगता है कि कंट्रोल नहीं है तो वो खुद धराशायी हो रहे हैं। ईरान हो या दुनिया के अलग देश हो, वहां पर भी यही बात है। देखिए, आपने एक बात कहा है कि कुछ देर से, ये कुछ देर से नहीं है, तो हमेशा से है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे रिजीम चेंज जाना जाता है 1893 में। हवाई की क्वीन लिली की यूकोलानी को निकाला है। हवाई आज पार्ट ऑफ अमेरिका है। तो आगे बढ़ते जाइए, इट्स नॉट जस्ट टुडे। 1945 से 2000 तक 55 इयर्स में 80 रिजीम चेंज करवाया है अमेरिका ने। और ये बना हुआ चीजें नहीं है, रिटन है, डॉक्यूमेंटेड है। और डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेड भी लोगों के सामने है। आप रिसर्च कर सकते हो उसके ऊपर, आपके पास टाइम है, पैसा दिया जा रहा है तो लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज नो न्यू थिंग फॉर अमेरिका। आज वो चौधरी इसीलिए बनना हुआ है कि उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर पावर है, एंड अमेरिका वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट हु एक्चुअली बॉम्ब्ड 2 cities and wiped it out from the face of the earth। और आज अमेरिका जाके सबको जाके कह रहा है कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रह सकता। क्यों भाई? उसको वो भी तो एक सॉवरेन नेशन कंट्री है ना, उसका भी अधिकार है अपना सिक्योरिटी रखना। जो आपको पसंद ना आ सकता है, आई एम नॉट कंडोनिंग देम, आई डोंट लाइक देयर ह्यूमन राइट्स अब्यूज, बट द पॉइंट इज, माय पॉइंट इज वेरी सिंपल। आज अगर खमेनी अमेरिका और वाशिंगटन के स्लेव हो जाता, आज हम ईरान के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि वो उसको एंस्लेव्ड करके उसके रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करा जाता और अमेरिकन कंपनी वहां पे ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाते। और दिस इज द केस, दिस इज एग्जैक्टली द केस। सो इट्स नॉट अबाउट ह्यूमन राइट्स अब्यूज एट ऑल। अगर ह्यूमन राइट्स अब्यूज के बारे में उनका इतना प्रॉब्लम्स हो रहा था, इतना सिचुएशन हो रहा था, हमारे यहाँ पे 2 US सिटीजन को मारा नहीं जाता आईस एजेंट से, और आप यहाँ पे प्रोटेस्टर्स को मार रहे हो, और वहां पे भाषण दे रहे हो, वहां पे प्रोटेस्टर्स को मार नहीं सकते हो। और आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कौन से कंट्री कौन से रिलीजियस थियोक्रेसी को मानेंगे? आप क्रिश्चियन कंट्री बनाने जा रहे हो अमेरिका में, और वी आर लिटरली इंडिया को बोल रहे हो कि हिंदू नेशनलिस्ट वहां पे रहते हैं। हम जैसे लोग जो हिंदू हैं यहाँ पे कन्वर्ट करने नहीं वाले, हमें मार दिया जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन हम कभी कन्वर्ट नहीं होने वाले हैं। हम जैसे लोगों को भी यही सिचुएशन होने वाला है। कन्वर्शन इज ए मेजर डील। और आप जो ट्रेड डील करते हो अमेरिका के साथ, ये बात आप नहीं रखते हो। आप स्माइल करते हो, हैंडशेक करते हो, बड़े बड़े पिक्चर डालते हो जयशंकर की और रूबियो की, लेकिन ये जो आपकी जो माइग्रेशन हो रही है, इंडियन लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लिटरली कल की न्यूज है, एक इंडियन लड़का फिर से मरा है, इज अ डेड, दे फाउंड हिम डेड, इंडियन स्टूडेंट, आई थिंक इज इन कैलिफोर्निया। आई वांट यू टू टेक इट सीरियसली कि आपको आज अमेरिका को शिया मुस्लिम पसंद नहीं आ रहा है, सुन्नी मुस्लिम पसंद नहीं आ रहा है, इंडियन हिंदू नेशनलिस्ट पसंद नहीं आ रहा है, आपको कम्युनिज्म पसंद नहीं आ रहा है, सबको जाके आप बम मारने लग गए हो। तो आप कौन होते हो? आप कौन होते हो चौधरी बनने वाले? तो आप अगर अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप फोकस कर सकते हो, तो बाकी क्या ये बातें, ये सारी बातें जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये इंडियन पैनलिस्ट को समझ में आ रहा है, दुनिया के सारे पैनलिस्ट को, ये मीडिया को समझ में आ रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप या उनकी जो टीम है उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही क्या कि वो कितना वक्त जाया कर दे रहे हैं? और कहा जा रहा है कि ईरान में आज जिस तरह के हालात हैं, सीरिया को बर्बाद करने में अमेरिका का हाथ, ईरान में परिस्थितियां खराब करने का हाथ, जहां जहां पर नजर गई अमेरिका की, ऐसा लगता है हमारे यहाँ कहा जाता है कि शनि की जो वक्र दृष्टि है वो जहां पर जाती है वो पूरी तरह से खत्म कर देती है, पूरी तरह से कमजोर कर देती है। यहाँ पर तो अमेरिका की जहां पर अगर वक्र दृष्टि पड़ी तो वो तो देश पूरा गया काम से। ये दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं समझते उनको लगता है कि अपना सिक्योरिटी और अपना डोमिनेंस इज द मेन फोकस। लेकिन तो ऐसा नहीं लग रहा अभी जो हालात हैं, अभी जो खुद ही अमेरिका में स्थिति चिंताजनक है, अमेरिका अपने इन निर्णयों से या डोनाल्ड ट्रंप अपने निर्णयों से भस्मासुर तो नहीं बनते जा रहे कहीं?
नहीं, वो लोग ऐसे नहीं देख रहे हैं ना। आप मीडिया देखी नहीं यहाँ पे, राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो, दिस इज वन एजेंडा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प को दिखाया जा रहा है कि ही इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट अमेरिका। और वो उन्होंने 8 वार 10 वार पता नहीं कितने Oh वार my उन्होंने God. achieve कर दिया। उनको लिटरली नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए था, वो तो गलत कर लिया। नोबेल कमिटी लिटरली नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर को उसके गाली सुनना पड़ा उसके उसके वजह से। मेरी इस बात पे यूके देवनाथ जी हंस रहे थे। यूके देवनाथ जी, आखिर मतलब सेवियर है दुनिया के डोनाल्ड ट्रंप, अगर अमेरिका ये कह रहा है तो डिस्ट्रॉयर कौन होगा फिर? सबसे बड़ी दिक्कत है कि अमेरिका को मालूम है कि दुनिया को तनाव में रखना अमेरिका का शगल हक है है। जी, शगल हो चुका है अब हाँ, तो। एकदम। तो अगर आप देखें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही पिछले 80 साल में अमेरिका ने कम से कम 34 देशों पर छोटे बड़े हमले डायरेक्टली किए हैं, और अमेरिका ने कम से कम 70 देशों में इनडायरेक्टली अपने प्रॉक्सीज के थ्रू हमले कराए हैं। तो अमेरिका जानता है कि दुनिया में हमले करके ही दुनिया की छोटी बड़ी ताकतों को अपने नीचे रखना है। हम देख लें, उसके दर्जनों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये उनकी पॉलिसी रही है दो। एक तो दुनिया भर के जितने एनर्जी रिच कंट्रीज हैं वो अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में होने चाहिए। दूसरी पॉलिसी एक जमाने में उनकी थी शीत युद्ध के दौरान कि रशिया के रिम में, यानी रशिया के पश्चिम में यूरोप की तरफ और रशिया के दक्षिण में जितने देश हैं, पाकिस्तान इंक्लूडेड, ये सब अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में होना चाहिए, क्योंकि रूस को घेरना था। पूरब में भी जब अमेरिका ने रशिया को पूरब से घेरना था तो उसने दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान को, अपनी फिलीपींस को अपनी जेब में रखा। अब तीसरा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है अमेरिका का आने वाले दशकों, आने वाले सालों में होने वाला है कि दुनिया में जहां जहां स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उन देशों को अपने काबू में रखना। ये होने वाला है। अमेरिका एक व्यापारिक देश है, स्वार्थी व्यापारी देश है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, व्यापारी देश है और डोनाल्ड ट्रंप तो खासतौर से अपने उस व्यापार की क्षमता को बड़े बड़े बखूबी जानते भी हैं। लेकिन सोनी जी, आने वाले वक्त की सिचुएशन आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि 2 दिन बाद माना जा रहा है अमेरिका और ईरान की तरफ से बैठक होगी, मुलाकात होगी, दूसरे दौर की वार्ता होगी। क्या उसमें कोई ठोस निर्णय हो सकता है परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए? नैना जी, डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कोई चारा नहीं है बजाय कि वो ईरान के साथ बातचीत करके एक फेस सेविंग सोल्यूशन निकाले, क्योंकि 8 महीने बाद अमेरिका में मिड टर्म पोल्स हैं, और अगर मिड टर्म पोल में रिपब्लिकन पार्टी हार गई तो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जितनी अभी हवा भरी वो सारी निकल जाएगी, और अगले 2 साल डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुर्सी पे बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एज इट इज आज की तारीख में कई रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स हैं जो पूरी तरह डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं। डेमोक्रेट्स तो चलो है ही है कि वो ऑपोजिशन पार्टी है वहां पे, लेकिन जिस तरह से यूरोपियन देश, कनाडा, मेक्सिको, जितने अमेरिका के आसपास के पड़ोसी मुल्क हैं, नाटो के देश हैं, सारे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगले 8 महीने बहुत जरूरी हैं, और उसके लिए पहला कदम उन्हें ईरान के साथ लेना होगा, एक फेस सेविंग डील करनी होगी। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा एक किताब जरूर पढ़ें जो 1987 में प्रकाशित हुई थी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिखी है। किताब का नाम है ट्रंप द आर्ट ऑफ डील। उसमें डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि कुछ भी करो, एंड में सफल होके निकलो। तो ये भी उन्होंने अब सारी उन्होंने हरकतें कर ली, फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ईरान के ऊपर, ये बयान प्रति बयान देने, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो अब वो एक फेस सेविंग डील करके यहाँ से अपने आप को सफल होके दिखाएंगे, और फिर कहेंगे कि देखिए मैंने 8 जंग तो पहले रुकवाई, मैंने ईरान को भी जंग करने से रुकवा दिया, तो अब तो मैं नोबेल पीस प्राइज का सबसे बड़ा हकदार हूं। मुझे लगता है यही उनकी विचारधारा है। हालांकि ये आखिर उसमें कितना सफल हो पाते हैं ये देखने वाली बात है, और प्लान बी या प्लान सी अमेरिका की जो है वो कितनी कारगर साबित होगी ये भी देखने वाली बात है। वेल, वक्त इतना ही था। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमेरिका एक तरफ बात करता है मुलाकात की, खामनेई को मुलाकात का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन खामनेई कह रहे हैं कि भाई कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए मुलाकात के लिए बहुत बड़ा नो खामनेई की तरफ से है। लेकिन 2 दिन बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि मिलेंगे, और देखने वाली बात है कि आखिर क्या होता है उस मुलाकात में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।